नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आज आपके लिए महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र बिबिया की मूल संवेदना समीक्षा या प्रतिपाद्य जो दिल्ली के बच्चों ने मांग की है वो लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। इस रचना को अगर देखें तो महादेवी वर्मा ने अपने अन्य रेखा चित्रों की भांति इसमें एक गरीब परिवार की लड़की बिबिया के संदर्भों को प्रस्तुत किया है, जिसके लिए उन्होंने कई आधार बनाए हैं। जातीयता का, भारतीय समाज में नारी की अवस्था का, जुए एवं शराब की विसंगतियों का, पारिवारिक बंधनों का, भाग्य की विडंबना का, विमाता की विसंगतियों का और भारतीय पंचायतों के यथार्थ का। और इसके साथ ही अगर इस रचना के शिल्पगत वैशिष्ट्य को देखें तो यह संस्मरण अपने आप में रेखा चित्र भी लगता है और कहानी भी लगता है। समझे आप ना? तो कहानी, रेखा चित्र और संस्मरण की विशेषताओं से युक्त यह रचना, जिसको थोड़ा सा कथा वस्तु के धरातल पर समझें कि बिबिया एक धोबी परिवार की लड़की 5-6 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है और थोड़ी बड़ी होती है, सयानी होती है, विदाई का समय आता है जिसे गवना कहा गया है। तो उससे पहले उसका पति दिवंगत हो जाता है। इसके बाद उसका भाई कन्हई जो है वो बहन की सुख सुविधा के लिए उसकी शादी रमई से कर देता है और शादी में भरपूर शराब, मांस आदि परोसा जाता है। लेकिन रमई जो है वो एक नंबर का शराबी है और जुआड़ी है। लिहाजा अपने मित्रों मियाँ करीम, लखना अहीर, महंगू काछी, खिलावन तेली के कहने पर वह इस बात को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि जुआ खेलते समय अगर पैसा ना हो तो पत्नी को दांव पे लगाया जा सकता है। लेकिन वो उससे पहले जब रमई के यहाँ बिबिया पहुँचती है तो पहले दिन वो पी करके घर में आता है और उससे बदतमीजी की भाषा बोलता है। तो जलती हुई लकड़ी दिखा करके और चिमटा दिखा करके वो कहती है कि मुझे बहुत हल्का फुल्का मत समझना। और उसके बाद रमई डर सा जाता है। तो जुए में जब लोग बीवी को दांव पे लगाने को कहते हैं, मेहरारू शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बेटा आप लोग जो इसकी आलोचना तैयार करेंगे कि महादेवी वर्मा ने इसे किस्सा गोई पद्धति में प्रस्तुत किया है। किस्सा गोई पद्धति अर्थात कहानी कहने की भारतीय परंपरा। उसमें उन्होंने जब अपनी बात कही है तो विशुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, और जब रमई या बिबिया या झनकू या भीखन जैसे पात्रों का प्रयोग किया है तो उनकी भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा देश शब्दावली से युक्त है। तो कहता है कि मेहरारू भी दांव पे तो लगाई जा सकती होती किस लिए है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है तो मैं इसे दांव पे नहीं लगाऊंगा। खैर एक दिन उसको पता चल जाता है और मियाँ करीम जो उसके चक्कर में हैं, उसके घर के आसपास चक्कर लगाते हैं, तो वह एक चाकू लेकर के उनको धमकाती है और कहती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और रमई को भी मार दूंगी और खुद भी आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन इसके बाद एक दिन रमई जो है उसके साथ ज़्यादा बदतमीजी से पेश आता है और वह उसका घर छोड़ करके भाग आती है। इसके बाद वह घर में अपने मायके में आकर के बहुत ज़्यादा काम करती है अपना, और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन वही बहन है तो कन्हई फिर क्या करे बेचारा, उसे एक बार फिर झनकू नामक धोबी के घर भेजता है, जिसकी 2 बीवियां पहले ही मर चुकी हैं। एक से स्पष्ट नहीं है, एक लड़का लिखा गया है, तो एक लड़के की तो सूचना है। दूसरी बीवी से 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी 3 साल की, सबसे बड़ी 9 साल की। झनकू जो है वो पास के ही किसी पासी परिवार की महिला से फंसा हुआ है
और घर आकर के वह सीधे अपने लादी आदि रख करके जो कपड़े धुल के लाता है और वह उस पासी के घर निकल जाता है और रात में लौटता है। जो बिबिया है वह भी अपने पत्नी धर्म का निर्वाह सिर्फ इतना करती है कि रोटी बना के रख देती है, जब इच्छा होती है तो झनकू खा लेता है, अन्यथा सुबह बांध करके वह घाट पर चला जाता है, ले जाता है, वहीं खा लेता है। झनकू का जो सबसे बड़ा बेटा भीखन अपने ननिहाल में रहता है और जितने भी अवगुण होते हैं सबसे संपन्न हो जाता है। अचानक वह पिता के पास जब लौटता है तो अपनी सौतेली माँ को देख करके उसके मन में कुछ दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। जहाँ बिबिया पहले तो उसे बेटे की तरह देखती है, लेकिन बाद में उसकी हरकतें देख करके उसे धमकाती है और धमका करके कहती है कि अगर मुझसे गलत सोहबत में पेश आए, गलत कारनामे मेरे साथ किए तो अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। भीखन जो है वह अपने पिता के द्वारा भी अपने इस करतूत के लिए पिटता है, लेकिन रोग आकर के वह अपनी सफाई दे देता है। जहाँ बिबिया ज़्यादा बोलती नहीं और कहीं झनकू को शंका हो जाती है कि कहीं उसकी बीवी तो गलत नहीं है। एक बार वो उसकी पिटाई भी करता है, बिबिया शांति के साथ उसे सहन कर लेती है और चुपचाप फिर अपने भाई के घर लौट आती है, लेकिन वह टूट चुकी है और अंत में भाई के घर रहते हुए वो बड़ी दुखद जिंदगी जीती है। कोई दे देता है तो खा लेती है, नहीं वो भी नहीं खाती है और एक दिन अचानक आत्महत्या कर लेती है। तो यहाँ महादेवी वर्मा ने बहुत सी ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जो मर्मस्पर्शी है। जैसे शराब के संदर्भ में और जुए के संदर्भ में उनकी एक टिप्पणी है, शराबी होश में आने पर मनुष्य बन जाता है, पर जुआरी कभी होश में आता ही नहीं, अतः उसके संबंध में मनुष्य बनने का प्रश्न उठता ही नहीं है। और इसी तरीके से उन्होंने भीखन के संदर्भ में कहा है कि दूसरों की दुर्बलता के प्रति मनुष्य का ऐसा स्वाभाविक आकर्षण है कि वह सच्चरित्र की त्रुटियों के लिए दुष्चरित्र को भी प्रमाण मान लेता है। मित्रों, यहाँ ध्यान रखें कि इसमें धोबी जाति को केंद्र में रख करके धोबी जाति के पूरे जीवन संदर्भों को प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2, भारतीय समाज में महिलाएं कितना भी आगे बढ़ गई, आधुनिक हो गई हों, लेकिन अभी वो मध्यकालीन परिवेश से पूरी तरह विमुक्त नहीं हुई हैं। बिबिया इसका एक प्रमाण है और इसे माना जा सकता है कि हमारे समाज में अभी ऐसी लड़कियां हैं दुर्भाग्य से जो खेल रही हैं। जुए एवं शराब की विसंगतियां दिखाई गई हैं। कोविड-19 के बंद के दौरान शराबियों नशेड़ियों ने जो कारनामे दिखाए हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं। रमई और उसके दोस्त इसके जीते जागते उदाहरण बन करके प्रस्तुत हुए हैं। पारिवारिक अवस्था में कहीं न कहीं दिखाया गया कि भारतीय परिवार में जब तक बुजुर्ग जिंदा हैं तब तक अपने बच्चों के बारे में उन्हें निरंतर चिंता रहती है। बिबिया की जो दादी है वो अंतिम समय तक बिबिया के बारे में सोचती है और दो एक बार तो जब लेखिका को शंका हो जाती है कि बिबिया गलत है तो आकर के दादी उसकी सफाई देती है। अब बिबिया जो है कर्मठ है हर तरह से, बस उसमें कमी एक है कि वो स्वाभिमानी है और अपने स्वाभिमान के लिए वो कोई भी संघर्ष करने को तैयार रहती है। एक संदर्भ में विमाता की विसंगतियां दिखाई गई हैं जिसका प्रभावी अंकन प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास निर्मला में किया है और निर्मला जैसी विसंगतियां कुछ यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं भीखन के संदर्भ में। निर्मला में जैसे वकील साहब निर्मला को और बड़े बेटे को हंसता हुआ देख करके, जबकि वहाँ संबंध गलत नहीं है और थोड़े शंका में घिर जाते हैं, यहाँ भीखन वास्तव में गलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झनकू जो है अपनी पत्नी बिबिया की चरित्रवान होने की स्थिति को समझ नहीं पाता है। और इसी प्रकार जैसे रांगे राघव ने प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी के विरुद्ध लिखा है कि इस देश में पंच अब बिकाऊ हैं, उनका कोई आदर्श नहीं है,
उसी प्रकार यहाँ भी दिखाया गया है कि बीखन की कमियों के बावजूद उसके नाना नानी कुछ पैसा दे करके और पूरी पंचायत को खरीद लेते हैं, और बिबिया बेचारी महिला होने के अभिशाप से, गरीब होने के अभिशाप से अभिशप्त होती है। अब मैं बेटों अगर इसका पहला प्रश्न देखें तो यह जो रचना है वह संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है, या उल्टा कह लीजिए रेखा चित्र भी है, जो बिबिया को मुखर करती, उसके स्वरूप को मुखर करती है, और उससे जुड़े हुए संस्मरण भी इसमें दिखाए गए हैं। रचना बिल्कुल कहानी जैसी लगती है। और इसमें आपने पूछा था समीक्षा, तो समीक्षा की दृष्टि से कहानी जो है वह पूरी तरह से साहित्य के मानदंडों पर, कथा साहित्य के मानदंडों पर खरी उतरती है। अगर साधारण कहानी की तरह देखें तो इसकी कथा वस्तु सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक है। मुख्य पात्र निश्चित रूप से बिबिया है। रमई और झनको भीकन तथा कनाही को इसका पूरक पात्र माना जा सकता है। मियाँ करीम, लखना, महंगू काची और खिलावन तेली जो हैं इसके पूरक पात्र हैं। संवादों का बहुत ही सार्थक उपयोग हुआ है और ग्रामीण बोली से लेकर के साहित्यिक हिंदी तक संवाद बहुत ही विशिष्ट हैं। देश काल वातावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले लिखी गई ये रचना जो है, या आज़ादी के धरातल पर लिखी गई ये रचना, इस बात को स्पष्ट करती है कि अभी मध्यकालीन परिवेश जो बंधन है उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसी घटना आज भी कहीं भी और कभी भी घट सकती है। माधवी वर्मा ने शुरुआत में तो इसे सामान्य वातावरण में लिखा है, लेकिन धीरे धीरे इसे गंभीर करके मर्मस्पर्शी स्वरूप दे दिया है और उसमें पूरी तरह सफल हुई हैं। भाषा इसकी जो है वो पहले निवेदन कर दिया, साहित्यिक हिंदी भी है और बोलचाल की बोली के नज़दीक भी है। विशेष करके जो इलाहाबाद की अपनी बोली है उसका स्थानीय स्वरूप इसमें दृष्टिगत होता है। शैली में विवरण, वर्णन, भाव और विचार के साथ आत्मकथा और हास्य व्यंग्य का भी व्यापक उपयोग हुआ है। और रचना का मूल उद्देश्य जो है भारतीय समाज में इतने बड़े जागरण, परिवर्तन के बावजूद यह दिखाना है कि अभी हमारे पिछड़े क्षेत्र की, पिछड़ी जातियों की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो मध्यकालीन परिवेश में जी रही हैं और उनके लिए अभी हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए। तो यह रचना जो है वह समीक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से सफल रचना है। इसकी मूल संवेदना के बिंदुओं की बात हमने आपसे करी दी है कि इसके मूल संवेदना के जो बिंदु हैं वो हैं, और प्रतिपाद्य भी भारतीय समाज में नारी की अवस्था को दर्शाना है। तो रचना पूरी तरह से सफल कही जा सकती है। माधवी वर्मा स्वयं में या जितने भी छायावादी रचनाकार हैं कथा साहित्य की दृष्टि से भी काफ़ी प्रभावी हैं, और इस रचना में यह प्रभाव पूरी तरह से दृष्टिगत होता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद।